नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना के डर के साथ देश की सियासत में जमकर उबाल इस समय मच रहा है। कोरोना से मौतों और लाशों पर राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। राजनीति लगातार होती चली जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है। कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के ट्वीट का रिप्लाई में कहा कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस स्टाइल है। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। इससे पहले राहुल गांधी ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया था कि नवंबर झूठ नहीं बोलते हैं, भारत सरकार बोलती है। इस खबर में दावा किया गया था कि केंद्र सरकार के कोरोना संबंधित आंकड़ों और असलियत में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आपको बता दें कि जमकर इस समय राजनीति हो रही है कोरोना के आंकड़ों को लेकर और कोरोना से हो रही मौतों को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जो कोरोना के संक्रमितों के आंकड़े हैं, चाहे फिर मौतों के आंकड़े हों, उनको लगातार छुपाया जा रहा है। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों की मौत पर राजनीति करती है। और डिबेट में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। कृपाराम शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कृपाराम शर्मा जी, लगातार राजनीति इस समय हो रही है। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, मौत के आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है, संक्रमितों के आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है, लेकिन सरकार इसको नकार रही है। जी काजल जी, देखिए, सरकार की बात माने तो उत्तर प्रदेश में केवल 3 पंचायत चुनावों में केवल 3 कर्मियों की मौत हुई है, जबकि जो वहां के संस्था है, जो उनके यूनियन है, उनका दावा है कि हमारे यहाँ 1600 कुछ लोगों की मौत हुई है। तो सरकार की विश्वसनीयता तो कुछ है ही नहीं। और जहां तक राजनीति करने की बात है, तो राजनीति तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं लाशों पर। वो घड़ियालों आंसू बहाकर, ये देखिए कितनी बेहूदगी और कितनी निर्लज्जता की बात है। मुझे शर्म आ रही है ये बात कहने में कि देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा, निर्लज्जता, कि वो उसके बावजूद भी आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहता हूं, पेंडेमिक में यदि कोई पहला मुकदमा इस देश में किसी के खिलाफ हो तो वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ होना चाहिए। बंगाल के चुनाव में पूरे देश में कोरोना की महामारी दूसरे संक्रमण, दूसरे दौर में महामारी का रूप ले चुकी थी और प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते, लाखों लाखों लोगों की रैलियों को संबोधित। रैलियां तो राहुल गांधी भी कर रहे थे, रैलियां तो राहुल गांधी भी कर रहे थे, अन्य राज्यों में कर रहे थे, बंगाल में नहीं थे, लेकिन अन्य राज्यों में तो कर रहे थे ना। जी 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 मैं काजल जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जैसे ही पेंडेमिक ने विकराल रूप लेना शुरू किया, राहुल गांधी जी ने तभी घोषणा कर दी थी कि हम कोई अब ऐसी रैली नहीं करेंगे जिससे कि ये कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा मिले। और नरेंद्र मोदी जी, ये 22 तारीख की बात है, नरेंद्र मोदी जी 21 तारीख की बात है, ये 21 अप्रैल की, और नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख तक जो रैलियां करते रहे। तो जहां तक अब डॉक्टर हर्षवर्धन जी के वक्तव्य का मामला है, जो उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में दिया है, मैं तो नहीं समझता कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी की कोई हैसियत है। रामदेव जी उनसे कह रहे हैं कि किसी के बाप में हिम्मत है जो मेरे खिलाफ एफआईआर करा दे और मुझे गिरफ्तार कर ले। क्या हैसियत है देश के स्वास्थ्य मंत्री की? रामदेव जी कह रहे हैं कि एलोपैथी की वजह से ही, डॉक्टरों की वजह से ही कोरोना में इतने लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे जितने एलोपैथी में इलाज कराने से मरे हैं। एक देश में ऐसा व्यक्ति जो प्योर बिजनेसमैन है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लेकिन नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का स्टाइल है। स्वास्थ्य मंत्री जी की हैसियत कितनी है, मैं वही बता रहा हूं काजल जी आपको। स्वास्थ्य मंत्री को कोई कितने गंभीरता से ले रहा है वही बता रहा हूं। एक लाला रामदेव है
जो विशुद्ध रूप से बिजनेसमैन है, और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है कि वो देश में हमारी एलोपैथी जो पद्धति है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसी की वजह से लोगों की ज्यादा जान गई है। ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे लोग, एलोपैथी में इलाज कराने की वजह से ज्यादा मरे। अब बताइए, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आप माफी मांगो, वो कह रहा कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार ठीक है राहुल आनंद जी, किसकी हिम्मत है, कैसी हिम्मत है? ठीक है राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए। लाशों पर राजनीति करना, अगर लाशों पर ठीक है लाशों पर राजनीति करना अगर कांग्रेस का स्टाइल है तो बीजेपी का क्या है? काजल जी, अभी का जो दौर हमारे देश का है, हाँ, वो दौर है एक साथ दो महामारियों से हमारा देश लड़ रहा है। पहला जो कोरोना है, दूसरा जो हमारे आंतरिक रोग हैं, जो कांग्रेस की टूलकिट में विख्यात हैं। अभी जो कृपा शंकर शर्मा जी जो बातें कह रहे थे पेंडेमिक को लेकर, मोदी जी पे केस करने को लेकर, वो एक टूल किट के हिस्से का व्याख्यान कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, विपक्ष और देशी विदेशी पत्रकारों के एक वर्ग में महामारी से हो रही जनहानि के प्रति संवेदना कम, बल्कि संतुष्टि और जय का भाव ज्यादा अधिक दिख रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो विदेशी डीएनए जो है वो आज बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्योंकि जब भारत भी जब गुलाम बना था और जब अंग्रेज और मुगल हमारे पास आए थे तो उनके पास सेना कोई थोड़ी थे, हम हमारे ही देश के लोग थे जिन पे उनको भरोसा था। जिस तरह राहुल गांधी जी को आज न्यूयॉर्क पे भरोसा। राहुल आनंद जी, माफी चाहता हूं, वो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, स्वतंत्रता सेनानियों। कृपा शंकर जी, पहले बात सुन लीजिए। आपकी बात को मैं सुना, मेरी बात सुनिए। तो जब हमारा देश गुलाम बना था तो उस समय यही स्थिति थी, उनको हमारे देश के आंतरिक लोगों पे भरोसा था। और जहां तक कांग्रेस बार बार ये इल्जाम लगा रही है आंकड़ों को छुपाने की बात को लेकर, तो महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों आंकड़े छुपा रही है? इनको तो खुद कटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि सोनिया जी ने पत्र लिखा था तो उद्धव ठाकरे जी ने इसका जवाब भी दिया था। तो इनको अगर सरकार पे भरोसा नहीं है, इनको सरकार से मतलब भरोसा उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी नहीं है। राहुल जी भरोसा तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं है। वहां पर किस तरीके से गंगा किनारे शवों को किस तरीके से गंगा किनारे दफनाया गया है, और जो अब गंगा के पानी से एक मिनट आती हूँ एक मिनट, कृपाराम जी सुनिए मेरी बात सुनिए। तो राहुल जी, जब गंगा का पानी आता है तो उन शवों के ऊपर से चुन्नियों को हटा लिया जाता है, क्योंकि वो चुन्नियां दिखने लगती हैं, उनको हटा लिया जाता है। तो सवाल तो यूपी सरकार पर भी उठता है, किस तरीके से वहां पर छुपाया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं भैया? इस समय देश में राजनीति करने का वक्त नहीं है। इस पैंडेमिक में देश की जनता का ख्याल रखने का समय, आपने सवाल जवाब दूर करने का समय है। तेजीपन जो है वो अपना दिखाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि 2018 में भी प्रयागराज की खास करके जो बातें की गई थी, वो 2018 में भी इस प्रकार की तस्वीरें थी, पहले भी इस प्रकार की घटना घटी है। लेकिन जो लाशें, डर के माहौल की वजह से जो लाशें लोग दफना दे रहे थे और जो लाशों को बहा दे रहे थे, मैंने पहले भी इस चीज को स्पष्ट किया था, चाहे वो प्राकृतिक सभ्यता हो या मानव जाति की सभ्यता हो, दोनों के ये प्रतिकूल है। इससे बचना चाहिए। सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं कर रखी है। मैं अब आता हूँ, जो बात कही स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत को लेकर बात की, तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री नहीं है जो एक आदमी के ऊपर निर्भर हैं। ये अपनी बातों को, अपनी एक्सपीरियंस को ये जनता के बीच में शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। हमने 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई, ये हमारी स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत है। जो डीआरडीओ से जो पाउडर मिल रहे हैं, वो हमारी हैसियत है कि हमने 1 साल के अंदर उस सारे चीजों को कर लिया जो हमें कर लेना चाहिए था, और हमने किया। ये हैसियत है। बार बार ब्लेम करने से आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते हैं। ये वही बातें हो गई जो मैंने आपको कहा था, जो विदेशी डीएनए जो ज्यादा प्रभावशाली हो रहा है, यही बात है। आप विदेशी मीडिया का टाइम मैगजीन की बात कर लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लीजिए, उसमें जो वो बातें लिखते हैं, जो चीताओं के साथ जो वो फोटो छापते हैं, वो कहां तक सार्थक है? हमारे वो देश का आंतरिक मामला है। वैक्सीन के साथ प्रधानमंत्री की फोटो आती तो वैक्सीन को लेकर भी तो कांग्रेस सवाल उठा देती है कि प्रधानमंत्री खुद को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं,
वैक्सीन के साथ किसी भी चीजों को, किसी भी राजनेता को या किसी भी घर के, अगर आप घर की ही बात कर ले, अगर आपके पिताजी अगर अच्छे कार्य किए हैं तो उनकी सराहना हर वक्त की जाती है। अगर परिवार के अंदर भी कुछ अगर मतभेद होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सराहना के लिए, उस मतभेद के लिए उस आदमी को जिक्र किया जाए, ये कभी नहीं किया जाता है। अगर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी अगर बंटवारा कर रखे हैं तो मेरे पिताजी उसको स्वीकार करेंगे और मैं उसको स्वीकार करूंगा। ये नहीं कहूंगा मैं कि वो हमारी अच्छाई के लिए किया तो वो बुराई है, ये गलत है। ठीक है कृपाराम जी, धरती के गिद्ध कहा गया है कांग्रेस को। राहुल जी अपनी बात पूरी करिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। देखिए, ये जो गिद्ध की जो छवि होती है, हाँ। वो भले हमारे देश से पेड़ों से गायब हो रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर ये जमते जा रहे हैं। जिस प्रकार की कांग्रेस की गतिविधियां रही हैं, आप ही देखिए, कांग्रेस खास करके, वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं लॉकडाउन के अगेंस्ट में हूं, वो ट्वीट करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि बिना लॉकडाउन किए हुए इसका चारा नहीं है, फिर वो कहते हैं कि मैं भीड़ के खिलाफ हूं, लेकिन मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं। तो आप बताइए कि अगर जब देश में पेंडेमिक खास करके चल रहा है और इस प्रकार का माहौल है तो क्या इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारी विपक्षियों का अगर समर्थन मिला है तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि वो आंदोलन के चलते जो अपनी साख और मर्यादा भूल चुका है, वो अपनी राजनीतिक कैरियर को खड़ा करना चाहता है। कृपाराम जी, ठीक है कृपाराम जी, और बीजेपी वाले कहते हैं कि गिद्ध भले ही विलुप्त हो गए हों धरती से, लेकिन कांग्रेस में समाहित है। हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। अब बीजेपी का कहना है कि धरती पर गिद्ध भले ही विलुप्त हो गए हों, लेकिन जो उनकी ऊर्जा है कांग्रेस में समाहित हो चुकी है। जी, जो गिद्ध भले ही धरती से विलुप्त हो चुके हो, लेकिन जो गिद्धों की ऊर्जा है ना, वो कांग्रेस में समाहित हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या हैं कि जितने इस पेंडेमिक में जिस लापरवाही इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार में बरती गई है, भाजपा शासित राज्यों में बरती गई है, उस मामलों को ना उठाएं, लोगों की मौत पर जो है उस आंकड़ों को ना बताएं कितने। अब देखिए, मीडिया के लोगों ने यदि ये सच ना दिखाया होता कि गंगा के किनारे प्रयागराज से लेकर बनारस तक और बिहार बॉर्डर तक 2,500-3 हजार लाशें जिस तरीके से बहाई गई, इस सच को यदि मीडिया ना दिखाता और विपक्ष मीडिया के मिले इनपुटों को ना उठाता तो भारतीय जनता पार्टी खुश थी, नरेंद्र मोदी जी खुश थे, ये लोग खुश थे। बस ये यही चाहते हैं कि जो इनकी कमियां हैं उनको उजागर ना करें। अब जैसे रामदेव की मैंने बात की, तो आप उजागर रामदेव का कहना यह है कि का तो काम है कमियों को उजागर करना, आप करिए आराम से कमियों को उजागर, सही तो है, तभी तो सरकार को सबक मिलेगा ना। इनको तो परेशानी इस बात से है कि इनकी कमियों को क्यों उठाया जा रहा, क्यों ये बताया जा रहा कि लोग मर रहे हैं इस महामारी में, क्यों ये बताया जा रहा कि कुत्ते लोगों की लाशों को नोच रहे, क्यों ये बता रहा कि चील कौवे लोगों की दबी हुई लाश जैसे ही हवा तेज चली या पानी का बहाव आया उनकी लाशों को नोच रहे हैं, मांस को नोच रहे हैं, क्यों ये दिखाया जा रहा, क्यों ये विवक्षता दिखाई जा रही है। और आज हालात तो ऐसे हैं, एक हमारी बहन है कवित्री जिसने अपने मन की बात लिखी तो उसको लाखों गालियां उसको एक दिन में दे दी गई, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पत्रकारों को हमारे योगी जी एक ड्रामा कर रहे हैं, जिले जिलों में जाकर वो 10 मिनट जाते हैं हर जिले में। मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने 18 के 18 मंडल में दौरा पूरा किया, लेकिन उन दौरों की हकीकत क्या है ये आप देख लीजिए। पत्रकार सवाल पूछ रहे, योगी जी भाग रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। जो इनको डैमेज हुआ है, अब देखो पिछले दिनों में 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, इन सब लोगों की एक बैठक होती है और बेशर्मी देखिए इस पेंडेमिक में, इस महामारी में उनको यह चिंता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हम कैसे जीतेंगे उसमें चर्चा हो रही है। राहुल जी, किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने ये नहीं छापा कि उन्होंने महामारी को लेकर कोई चर्चा की गंभीरता से। ठीक है राहुल जी, दौरे रखे तो गए हैं, लेकिन सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए जो लाशें हैं कम से कम उनका हिसाब दे दिया जाए, जो संक्रमित है कम से कम उनका हिसाब दे दिया जाए, जो लगातार हर दिन मौतें हो रही हैं, 4000 को ये आंकड़ा पार कर चुका है, 4000 को कम से कम उनका आंकड़ा दे दिया जाए। काजल जी, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको मरहम लगाने की जरूरत है इस समय। कृपाराम जी, ठीक है, आती हूँ आपके पास। राहुल जी, उनसे सवाल है मेरा, बोलिए। सबसे अहम बात यह है कि
अभी जो कृपा राम जी ने जो बातें कही हैं, उनकी सारी बातें अभी तक जो मैंने सुना उसमें कहीं भी कोई वजूद नजर नहीं आया। सरकार के ऊपर ब्लेम लगाना और सरकार की आलोचना करना ये अच्छी बात है, लेकिन तरीका सार्थक होना चाहिए तो मजा भी आता है। इन्होंने कही कि 2.5 से 3 क्या उत्तर प्रदेश में गंगा में लाशें नहीं बही गई? क्या गंगा के किनारे लाशें नहीं दबी हुई? क्या कुत्ते लाशों को नहीं नोच रहे? क्या चील कौवे लाशों को नहीं खा रहे? मेरी बात। लेकिन कृपा शंकर जी, आपके नाम में कृपा और शंकर दोनों विराजमान है, तो कम से कम मेरी बातों को पूरा होने दीजिए। आप महादेव की छवि वाले व्यक्ति हैं, आप थोड़ा बातों को सहमता के साथ बताइए। 2,500 से 3,000 लाशें जो आपने कही पानी में बह रहे हैं, उससे किसने प्रमाणित किया है? क्या किसी मीडिया ने प्रमाणित किया? क्या किसी न्यूज़पेपर ने किया? या किसी सरकार ने किया? सरकार ने प्रमाणित जरूर किया है कि 50 से 100 लाशें आई हैं, ये एक सही बात है। दूसरी बात मैं बता दूं, महाराष्ट्र में 21 लाशें एक एम्बुलेंस के अंदर रख कर आती है और उसमें भी लाशें गिर जाती हैं। उसके ऊपर जब उसकी आलोचना की जाती है तो वहां तो आपकी सरकार है। आप क्यों नहीं सभ्यता फैला रहे हैं? जब इतनी सभ्यता की बात आप कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके यहाँ जो 21 लाशें एक एम्बुलेंस में रख कर गई थी, क्या वो मानव जाति में, मानव सभ्यता में वो स्वीकार करता है? राहुल जी, दूसरों पर सवाल उठाना बड़ा आसान होता है। राहुल जी, दूसरों पर सवाल उठाना ना बड़ा आसान होता है, जब खुद पर सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जो स्थिति, एक मिनट, जो स्थिति कांग्रेस शासित राज्यों की है ना, वही कमोबेश वही बीजेपी शासित राज्यों की भी है। दूसरों पर सवाल उठाना आसान हो जाता है। मैं आपकी बातों को, लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरे आईने को अगर कीचड़ उछाल रहे हैं तो इनको भी अपना आईना साफ करना पड़ेगा। ये नहीं कर रहे, ये मैं करा रहा हूँ। हमारे सारे सांसद अपने गंतव्य स्थान पे हैं, जो उनके संसदीय क्षेत्र हैं। आपके सांसद कहाँ है? ट्विटर पे व्यस्त है, कब गए हैं? इस विषम परिस्थिति में वायनाड कब गए हैं राहुल गांधी जी? कब गए हैं? वहाँ के सांसद हैं, वहाँ खड़े हैं वो, लेकिन हमारे सारे सांसद दौरा कर रहे हैं। हमारे सारे सांसद अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत और पहचान। और जहां तक शीर्ष नेतृत्व से अगर वाद संवाद और बैठक करने की जो बातें चलती है, तो उसमें ये रूपरेखा तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से देश की सेवा करना है। रुकिए शंकर जी, रुकिए, नरेंद्र मोदी जी से मेरी बातों को शर्मा जी सुनिए। आज सवाल मेरी बातों को सुनिए। आज सवाल देश के कांग्रेस लाशों की राजनीति कर रही है और ये वही रह जाएगी। लापरवाही के कारण दोषी हैं लोगों की मौतों के। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। जिन्होंने पेंडेमिक पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो आज किस कदर एंटी नेशनल कांग्रेस के किरदार में है, ये देखने का चीज है। मैंने कहा था अपने प्रारंभिक संबोधन में कि जब अंग्रेज हमें गुलाम बनाने आए थे तो वो सैनिक लेकर पूरी आए थे। आप जैसे लोग वहां थे, आप जैसे राहुल गांधी वहां थे, आप जैसे यशोमती थे, आप जैसे ममता बनर्जी थी, देश हमारा गुलाम बन गया था। और आज आप पश्चिमी सभ्यता को आप शांत करने में लगे हैं। जब अपने लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की हवाला देते हैं और लोकतंत्र का ही आप स्वयं गला घोटते हैं और आप कहते हैं क्या राहुल बंगाल में अन्य प्रदेशों में कांग्रेस नहीं थी चुनाव में? देश में महामारी का दौर है और लोगों के कृपाराम जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कृपाराम जी जवाब दीजिए। ठीक है, सुनिए आप कृपाराम जी मेरा सवाल सुनिए। कांग्रेस बार बार कहती कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र मर चुका है। हर रोज कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है, हर रोज कहा जाता है। कितनी बार लोकतंत्र मरेगा? काजल जी, लोकतंत्र मर रहा है कांग्रेस को इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी देखो आप उत्तर प्रदेश में योगी जी आए और 18 मंडलों में गए, अपनी बात कही और किसी पत्रकार ने कुछ पूछने की कोशिश की तो उसका जवाब नहीं दिया। कहां लोकतंत्र? इनके एमएलए, और एक तो अति जब हो गई कि एक मंत्री भी उनसे मिलना चाह रहा था अपने मंडल में, तो उसको भी पुलिस ने धक्का कर गाड़ी में बैठा कर उसे थाने ले गए। इनके एमएलए को कई स्वयंसेवी संस्थाओं की महिलाएं जो ये कहने आई थी कि भाई जो पैंडेमिक में हमारे रिश्तेदार मरे हैं उनको कुछ राहत दी जाए, उनको भी धक्का मुक्की करके गाड़ी में बैठे। तो कहां है लोकतंत्र? लोकतंत्र है कहां भारतीय जनता पार्टी के शासन में? कोई कुछ बोले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। कितने पत्रकार कुलवर्गी से लेके आज कुलवर्गी, आप देखिए जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सबसे पहले एक घटना घटी एक पत्रकार के साथ, कुलवर्गी की हत्या के बाद हत्या के बाद जो लोग देश में विरोध कर रहे थे उनके लिए कहा गया कि ये एक कुतिया के मरने से कितने पिल्ले रो रहे हैं, और उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री फॉलो करता है।
तो ये तो नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र तो खत्म कर दिया इस देश में। ठीक है राहुल जी, योगी जी लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रहे। बोलिए। चलो विपक्षी दलों की तो बात छोड़ो, पत्रकारों का जवाब नहीं दे रहे। देश में आज एक परंपरा रही है आजाद भारत में, राहुल आनंद जी प्लीज एक मिनट एक परंपरा रही है, देश के प्रधानमंत्री साल में एक बार अपनी उपलब्धियों को लेकर, देश के हालात को लेकर पत्रकारों का सामना करते हैं। 7 साल हो गए, 7 वर्ष हो गए, देश के प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई जो एक बार भी मीडिया का सामना करे। है कहां लोकतंत्र देश में? कांग्रेस कहती गलत क्या है? कांग्रेस गलत क्या कहती है? ठीक है, आपको ये जवाब देने लोकतंत्र है कि नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार, सिर्फ कांग्रेस नहीं राहुल जी, वैसे एक बात और है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सभी विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो कि कहती है कि लोकतंत्र है ही नहीं, खत्म हो चुका है, खतरे में है, बिल्कुल गायब है। थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं कृपा शंकर जी से आग्रह करूंगा कि ये जो बातें बोल रही हैं, आपकी सवाल को भी अनसुना कर रहे हैं, इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है बोलने की, खास करके इनको आगे भी मौका दीजिएगा, बैठ के ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। यही कांग्रेस करते रहती है। और भाई साहब जो फ्रस्ट्रेशन है ये दुख है, हम अपनों को खो रहे हैं, हम अपनों को, हमारे अपने हॉस्पिटल में 2-2 दिन ऑक्सीजन के इंतजार में गाड़ी में बैठे रहे, वहीं दम तोड़ गए। राहुल आनंद जी एक घटना बताता हूँ प्लीज। हमारे यहाँ अन्य प्रदेशों में सरकार बना ली, ये आपके लिए है, फिर आप बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को, यही फ्रस्ट्रेशन है, यही फ्रस्ट्रेशन है। और सीएम, मुझे आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप इसके जवाब भी नहीं ले रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है कृपा शंकर जी। देखिए काजल जी, अगर ये बातें बोलेंगे तो मैं कब बोलूंगा? ये क्या लोकतंत्र को हम नहीं दबा रहे हैं? लोकतंत्र को कांग्रेस के नेता नहीं दबा रहे हैं, ये लोकतंत्र को दबा रहे हैं। मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, ये मुझे दबा रहे हैं, ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। दर्द है, ये दर्द निकल अभी भी देखिए, ये दर्द है इनके पार्टी का, ये दर्द इनके पार्टी का है कि इनकी पार्टी ने इनको बोलने का मौका आज तक नहीं दिया। आधे घंटे के समय में आप इतना बोलेंगे तो फिर मुझसे जवाब कर लेंगे। मैं बोलूं आज्ञा है। एक बार सुन लीजिए कृपाराम जी, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए। कांग्रेस लगातार कहती है कि खतरे में है लोकतंत्र, मर चुका है लोकतंत्र। अब सुन लीजिए, बता रहे हैं वो किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, बचा है भी है या नहीं। राहुल जी, लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा देश में? एक एक कर आता हूँ विषयों पे। लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत चीज होती है अपनी बातों को रखना। तो बंगाल के चुनाव में लोकतंत्र ने जीता। बातें जो विपक्ष रखता है, राहुल गांधी कुछ कहते तो आप सुनते ही नहीं है, राहुल गांधी कोई एडवाइस देते तो राहुल गांधी जी तो खुद मति भ्रमित के शिकार हैं। जो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा अपने आप को साबित करता है और उसके अंदर उतनी संवेदना नहीं है जो देश के लोगों की भावना को प्रकट करे, वो कब क्या बोल देंगे इस बात पे उनको खुद भरोसा नहीं है। तो उनकी बातों को कौन सीरियसली लेगा? जिसे ये नहीं पता है कि आलू से सोना कैसे निकलेगा, जो ये चीज को बताते हैं वो मशीन को मैं मंगा लूंगा, मुद्दा पुराना हो गया राहुल जी, मुद्दा पुराना हो गया। मैं बता रहा हूँ काजल, तो इस प्रकार की बातें रखेंगे तो देश उनको कैसे सीरियसली लेगा? एग्जाम्पल नहीं दीजिए ना, कुछ एग्जाम्पल बहुत है, कुछ नए पेश करिए। और मैं यही बता रहा हूँ कि ये बातों से उनको दूर हटना चाहिए। और जो लोकतंत्र की परिभाषा है, आप सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जो कल लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, जो किसान आंदोलन जो कि फ्लॉप कर गया, उसके साथ खड़े थे, ये लोकतंत्र है कि इस महामारी में भी सरकार आपके साथ खड़ी और आपकी बातों का। राहुल जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि गिद्धों की ऊर्जा कांग्रेस में है, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि गिद्ध जिस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति है, उस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस भी रख रही है। वो दूर से शिकार पे निशाना डालता है, तो यही चीज वो कर रही है। वो मौका तलाश रही है, आपदा इनके लिए अवसर लेकर आ रहा है। ये हर एक चीज में मोदी सरकार के एंटी है। इन्होंने जनधन खाते जो खोले गए थे, इसके ऊपर इन्होंने सवालिया निशान खड़े किए थे। आज देखिए, जनधन खातों के माध्यम से लॉकडाउन के जो स्वास्थ्य मंत्री ने भाषा लिखी, जो ट्वीट किया है स्वास्थ्य मंत्री ने, ये भाषा अच्छी है कांग्रेस के लिए यूज करना, अच्छी भाषा ये। देखिए, ये अपनी बातों को अपनी भाषा में रखने का अधिकार हमारे देश के अंदर है। और ये भाषा है नहीं, एक मिनट, ये भाषा है कि गिद्धों की ऊर्जा कांग्रेस में अभी समाहित है, ये भाषा है। देखिए, ये गिद्ध जो है वो कोई खराब वर्ड नहीं है।
गिद्ध एक पक्षी है, एक प्रजाति हमारे देश के अंदर। हम कभी भी तो प्रजाति से तो तुलना कर दी ना आपने कांग्रेस की, प्रजाति से तो आपने तुलना कर दी कांग्रेस की। यही कर रही है काजल जी, आप अगर आपने आपने एक जानवर की प्रजाति की तुलना कांग्रेस से कर दी, और क्या चाहिए? एक जानवर की, जानवर अच्छा हो या फिर बुरा हो, कैसा भी हो, जंगली हो पालतू हो, ठीक है, कैसा भी जानवर हो, लेकिन आपने जानवर की तुलना तो कांग्रेस से कर दी। देखिए अब उसमें अच्छा या बुरा क्या, सकारात्मक और नकारात्मक, इन्होंने मौका दिया। हाँ। ये उस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस गिद्ध की तरह अपने आप को रख रहे हैं, तो कोई भी इस बात को कहेगा, ये बड़ा ही स्पष्ट है। लोग कहते हैं हमने और भी पक्षियों के नाम से इनको संबोधित क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके में नहीं है वो शक्ति। कृपाराम जी सफाई में कुछ कहेंगे, सफाई में कुछ कहेंगे अपनी? कांग्रेस को बिल्कुल परवाह नहीं है। हम देश की जनता के हितों के लिए, देश की जनता की जान की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। ये हमें जानवर कहें, ये हमें गिद्ध कहें, हम इस चीज की परवाह नहीं करेंगे। और जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही वो निखर कर आता है, वो वैसा ही बोलता है। जो जिसके लिए बोलता है वो खुद पहले एक उंगली यदि किसी की तरफ उठाता है तो 3 उंगली अपनी तरफ उठते हैं। हर्षवर्धन जी की कितनी हैसियत है ये तो रामदेव जी से पूछा जा सकता है। अभी ताजा मामला है, हम उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जैसा इनका चरित्र है इसी तरीके से ये दूसरे को बात करेंगे। पलटवार तो करना पड़ेगा ना, अगर कांग्रेस को, आपकी पार्टी को कोई गिद्ध बताएगा तो पलटवार तो आपको करना पड़ेगा। कुछ तो कहेंगे ना अपनी सफाई में, कुछ तो कहना पड़ेगा। अपने बचाव में भी कहेंगे, अपनी सफाई में भी कहेंगे। देखिए, हम इस समय काजल जी, देश में जो महामारी के हालात हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल के दरवाजे पे लोगों ने 2-2 दिन इंतजार करके दम तोड़ा है। सबसे पहले हम लोग उन लोगों को सही सुविधा मिले उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। और जहां तक गिद्ध की बात है, लाशों पे राजनीति करने की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े गिद्ध हैं। वो खुद राजनीति लाशों पे कर रहे हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, शायद घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के सामने। तो गिद्ध है कौन? गिद्ध तो सबसे बड़े ये हैं जो राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में जो उनके प्रस्तावक थे, उनकी बेटी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई और उसकी लाश, उसके मुंह दिखाने के लिए 25,000 रुपए मांगे गए। इससे ज्यादा अराजकता और क्या होगी इस हिंदुस्तान में? राजनीति। फिर नरेंद्र मोदी जी उसके लिए आंसू बहाते हैं, ड्रामा करते हैं, और वो भी 20 दिन बाद। तो गिद्ध है कौन? काजल जी, गिद्ध है कौन? सबसे बड़ा गिद्ध तो नरेंद्र मोदी है इस देश में। राहुल जी जवाब दीजिए। राजनीति कर रहे हैं। आप उनको जानवर कहेंगे और वो आपको जानवर कहेंगे। इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। ठीक है कृपाराम जी, ठीक है, वो आपको जानवर कहेंगे और आप उनको जानवर कहेंगे, इंसानियत तो खत्म हो गई। राहुल जी बोलिए। काजल जी, जो कृपा शंकर जी जो डाटा उठा कर देते हैं, हाँ। मैं उनकी सराहना करता हूं कि कहां से इस प्रकार की डाटा मनगढ़ंत बातों को लेकर आते हैं जनता के सामने। क्योंकि इस प्रकार की अगर बातें कहेंगे कि 25,000 में मुंह दिखाई हो रही है तो ये गलत है, ये एक निराधार है। सरकार में अगर सरकार में कोई कमियां होती है, अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो उस चीज का व्याख्यान भी करना चाहिए। जो ये नहीं करते हैं, ये 25,000 रुपए मुंह दिखाने के लिए है, लाश के मुंह दिखाने के लिए 25,000, और उसको प्रशासन को क्लीन चिट दे देता है, उस हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल जाती है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है कृपा शंकर जी का, ये तो जरूर प्रतीत हो रहा है कि इनको बोलने का मौका कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं देती है, क्योंकि ये दूसरे के हक की बातें भी करते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। क्या समय की कमी? राहुल जी खत्म करिए, समय की कमी है, जल्दी खत्म करिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब मेरे आपके बीच में जब बातें होती है तो ये भी एक लोकतंत्र है, इसका भी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। जब आप बोले तो मैं चुप हूं, मैं बोलता हूं तो आप चुप रहिए, यही एक अच्छी बात है। और रही बात देश के लोगों के लिए, तो देश के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं और हमने रिकॉर्ड स्तर पे वैक्सीनेशन के लिए और भी जो विदेशी सहायता मिल सकती है वो सबके सामने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की भी कमी है, कितने देश में लोग सुरक्षित हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में कितना वैक्सीनेशन इस समय हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन इस समय लोगों को मिल रही है, सबको पता है, देश में सबको पता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
स्वागत है आपका। तो देश में एक तरफ कोरोना है, लेकिन वही दूसरा डर फंगस का है। ये फंगस सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं, जिसमें ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। अब फंगस के ये अलग अलग प्रकार लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं देश में इस समय 2 वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लोगों को दी जा रही है। सरकार ने स्पुतनिक वी को भी मंजूरी दी है, हालांकि ये आम लोगों के लिए उपलब्ध अभी नहीं है। देश में कोविड-19 टीके की खुराक जो दी जा रही है, लगातार दी जा रही है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच में सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी कंपनी जिसका नाम फाइजर है, भारत में अपने कोविड-19 के टीकों की जल्दी पेशकश को लेकर प्रभाविता परीक्षण का पूरा ब्यौरा साझा किया गया है। सूत्रों का कहना है कि WHO और अन्य देशों से मिली मंजूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। फाइजर ने सरकार से कहा है कि उसका कोविड-19 टीका 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए लगाना उपयुक्त है। भारत में पाए जाने वाले वायरस के लिए काफी प्रभावी फाइजर वैक्सीन बताई जा रही है। आपको बता दें कि फाइजर ने अमेरिका में जिस तरीके से टीके लगातार लोगों को लगवाए हैं, उससे साफ पता चलता है कि 116 लोगों को अब तक ये टीकों की खुराक दी जा चुकी है। लेकिन देश में इस समय जैसी परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं, उससे संकट और ज्यादा गहरा रहा है। 2 वैक्सीन इस समय लोगों को लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दिक्कत यह है कि कोरोना तो बढ़ ही रहा है, कोरोना का खतरा तो है ही, कोरोना की दिक्कत तो इस समय लोगों में है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो परेशानी बढ़ाकर रख दी है वो फंगस ने बढ़ाकर रख दी। अब तक हमने देखा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फंगस थी, लेकिन अब व्हाइट फंगस, येलो फंगस। अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है जो फंगस के मरीज हैं, और उसके अलावा मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि फंगस जो बीमारी है ये बहुत पुरानी है। कहा यह जाता है कि इसका प्रसार पहले से ही होता है, लेकिन उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर जल्द ही इस पर ध्यान दे दिया जाए तो बीमारी खतरनाक नहीं है, इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब फंगस के भी नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब तक सिर्फ ब्लैक फंगस इसको कहा जाता है, तो चिंता लोगों की बढ़ रही है। कोरोना से बचें या फिर ब्लैक फंगस से बचें, या फिर येलो फंगस से बचें, या फिर व्हाइट फंगस से बचें। देश में डर का माहौल इस समय है, चिंता की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, कोरोना से बचने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अब नए नए वेरिएंट अलग अलग बीमारियों के सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोवैक्सीन खत्म हो गई है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोविशील्ड भी खत्म हो चुकी है। राज्य सरकारें लगातार गुहार केंद्र सरकार से लगा रही कि उनको वैक्सीन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के पास भी वैक्सीन नहीं है, क्योंकि जितनी वैक्सीन कंपनियां बनाएंगी, सिर्फ 2 कंपनियों ने अभी वैक्सीन बनाई है, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई है। स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल गई है, जो कि रशिया से आई है। हालांकि अभी तक लोगों के बीच में उसका टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ उसका ट्रायल हुआ है, लोगों को लगाई जा सकती है, लेकिन टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद ही टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उससे बड़ी दिक्कत यह है कि अब सरकारों को ग्लोबल टेंडर निकालने पड़े हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने दम पर ग्लोबल टेंडर नहीं निकाल रही है। राज्य सरकार अपने अपने दम पर अलग अलग तरीके से ग्लोबल टेंडर निकालकर अन्य देशों से वैक्सीन खरीद रहे हैं। हालांकि भारत सरकार को फाइजर ने इजाजत दे दी है कि आपको ये वैक्सीन मिल जाएगी, फाइजर वैक्सीन मिलेगी कई शर्तों के साथ। फाइजर ने कई शर्तें रखी हुई हैं। पहली शर्त यह है कि अगर कोई भी कानूनी दाव पेच आता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है उस वैक्सीन को लेकर, तो उसका जिम्मेदार फाइजर नहीं होगा, भारत को खुद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपने रिस्क पर आप उस वैक्सीन को लीजिए। हालांकि 12 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना एकदम सुरक्षित है, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगातार उस वैक्सीन को लिया जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, तकरीबन 116 देशों को अब तक फाइजर अपनी वैक्सीन दे चुका है। स्पुतनिक वी भी कई देशों को अपनी वैक्सीन दे चुका है। भारत में भी वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है ताकि टीकाकरण हो सके, टीकाकरण को आगे बढ़ाया जा सके। अब सबसे बड़ी बात ब्लैक फंगस को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस के अब नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब तक हमने देखा था सिर्फ कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे थे, जो कि चिंता बढ़ा रहे थे। अलग अलग तरीके से खतरनाक लक्षण भी थे। कुछ कोरोना का तरीका ये था कि लक्षण दिखते थे, खांसी जुकाम होती थी, गले में दर्द होता था, इस तरह के जो सिम्टम्स दिखते थे, उसके बाद रिपोर्ट होती थी, तब पता चलता था कि कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति है। लेकिन कई बार फिर ऐसा हुआ, कोई नया वेरिएंट आया
उसमें बिना सिम्टम्स के लोग कोरोना पॉजिटिव होने लगे। सिम्टम्स हैं नहीं, फिर भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने लगी। तो कहा यह जा रहा था कि वो और ज्यादा घातक कोरोना हो सकता है। कोरोना के अलग अलग नए नए वेरिएंट अब तक सामने आ रहे थे। अब उसकी चिंता एक तरफ हो रही है। हम देख रहे हैं कि देश में धीरे धीरे आंकड़े कम होते चले जा रहे हैं, जो आंकड़ों का जो प्रसार है वो कम होता चला जा रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस चिंता बढ़ा रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस समय जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस समय योगेश कौशिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नरेश चावला। पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि अब तक देश में कोरोना तो है ही, उसका डर तो है ही, दूसरा डर जो है वो फंगस को लेकर था। अब फंगस को लेकर चिंता यह है कि उसमें भी कंफ्यूजन है। फंगस के भी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। कैसे समझाएंगे आप? देखिए काजल, मैं बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड-19 का इंसिडेंस ऑलमोस्ट आधे से भी थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि आज से 1 महीना पहले हम 4.25 लाख तक केस देख रहे थे। अब ये काउंट्स 2 लाख से नीचे आ गई है। तो आप कहेंगे कि ये ब्लैक फंगस की आम लोग बहुत दुखी है इस टाइम कि ये क्या है जी, पहले कोरोना खत्म भी नहीं हुआ, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर येलो। ये तीनों के तीनों, इनको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, और ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कहर ब्लैक फंगस की है, जो कि हमारे देश के कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, इवन दिल्ली में भी हमने सुना है 500 से ऊपर केसेस हैं। ऑल ओवर इंडिया अभी तक 9000 के ऊपर केस कहे जा रहे हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, लेकिन आम दिल जो एक आम आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर उन्हीं को ज्यादा होते हैं जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स होते हैं, या जिनको कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिसीज, जैसी कोई किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट, लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट, कोई HIV का पेशेंट, कोई कैंसर का पेशेंट, कोई सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोसिस का पेशेंट, वो कंडीशंस, और प्लस इन लोगों को ठीक करने के लिए बहुत हैवी डोजेज स्टेरॉइड्स की जाती हैं। तो ये एक जो तीनों इन्फेक्शन हैं, ये एक फफूंदी या फंगस होता है, जिसके स्पोर्स हवा में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो काफ़ी कुछ पेशेंट का पहला फ़र्ज़ है कि अपना शुगर ठीक रखो, कोई और दूसरी बीमारी है तो उसको अच्छे से अटेंड करो। अगर आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या ICU में एडमिट हुए हैं, तो अपनी सफाई का इंतज़ाम, हाइजीन का इंतज़ाम, साथ में एक डबल मास्किंग वगैरह की जाए। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना अलग से ज़रूरी है। आम आदमी जिसको कोई भी ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं है, तो उसको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस। ब्लैक जो फंगस है उसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि उसका एक अलग कीटाणु है। वाइट फंगस है वो छाती का या फेफड़ों का इन्फेक्शन है, जिसमें कि कैंडिडियासिस होता है। और जो सबसे कम पाया जाता है, जिसके केस अभी बहुत ही कम है, वो है येलो फंगस। वो अक्सर रोडेंट्स में होता है, इंसानों में तो बहुत ही कम होता है। उसमें कुछ भी नहीं होता, पेशेंट का एकदम भूख कम हो जाती है और पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन तीनों की तीनों बहुत ही डेंजरस कंडीशंस हैं। इससे इनका तो प्रिवेंशन ही में इलाज। तो इसलिए आप कहोगे डॉक्टर साहब प्रिवेंट कैसे किए जाएं? प्रिवेंट करने के तरीके वही हैं। सबसे पहले अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अपना शुगर का ख्याल रखो। दूसरा, जो दूसरी इम्यून कॉम्प्रोमाइज के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स अपनी स्पेशल तकलीफ को जरूर देखें। और तीसरे नंबर पे जो स्टेरॉइड यूज़ हुआ है, जिससे कि सब चीज़ें बिगड़ती हैं, जो कि डॉक्टर को ICU में देना ही पड़ता है। अगर वो ना दे तो मरीज कोविड के निमोनिया से उसका निधन हो सकता है। तो उसको जो है जुडिशियसली यूज किया जाए। हजारों लाखों करोड़ों लोग गांव में हमने सुना है, और कुछ वहाँ के जो क्वैक डॉक्टर्स हैं, मरीजों को बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, प्रिवेंट को लेकर आऊंगे आपके पास और सवाल लूंगी प्रिवेंट को लेकर भी। उनसे पहले योगेश कौशिक जी, क्या लगता है आपको कि हमारे देश की सरकार है, जिस तरीके से कोरोना को लेकर हमने देखा सिस्टम किस तरीके से कोलैप्स हुआ है, चाहे वो सरकार की बात हो या फिर स्वास्थ्य प्रणालियों की बात हो, अब ब्लैक फंगस को लेकर या फिर जो भी नए नए वेरिएंट हो, इस समय लग रहा है आपको कि सरकार सीरियस है? देखिए, मैं डॉक्टर साहब तो खैर टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। हाँ। चावला साहब ने जो बताया है
वो एक्चुअली क्या है कि शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि ये चीजें हमें कब पता लग रही हैं, आप ये सोचिए, जब हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि हमारे पास ऐसा, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर हम ले सकते हैं, लेकिन लेंगे तो तब जब हमें पता होगा। पॉलिटिकली मैं ये मानता हूं कि बहुत कम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं जो इसके बारे में या इस बीमारी के बारे में आज के दिन सीरियस हैं या पहले सीरियस थे। उन लोगों ने तो पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि कोरोना ही खत्म हो गया है, और उसके बाद जब एकदम ये वेव आई है, सेकंड वेव आई है, उसके बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये तो मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टर साहब को और इनकी टीम को, या ऐसे जो योद्धा हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने निकाल लिया इस संकट से। अदरवाइज तो इतने लोग मरते आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब मैं तो डॉक्टर्स की और इनकी दाद देता हूं कि पूरा का, आप देखो बेसिक आप शुरू अगर करते हैं, बेसिक चीजें कहां से शुरू होती हैं? बेसिक होती है कि आपको हॉस्पिटल में बेड मिले, आपको बेड नहीं मिला। उसके बाद जो इसका इलाज करने के लिए जरूरत होती है वो आपको ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद आपको वेंटिलेटर मिले, वेंटिलेटर वो कह के प्रधानमंत्री जी ने जो भेजे सारे के सारे, उस पर राजनीति शुरू हो गई है, और वो राजनीति ये है कि वो वेंटिलेटर शुरू ही नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दवाई की जरूरत होती है, दवाई है ही नहीं। सरकार ने इंपोर्ट के लिए अब इंपोर्ट की बातें अब कर रहे हैं जब डॉक्टर साहब कंट्रोल कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही वैक्सीनेशन की बातें अब कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन जो हमारे पास इतना टाइम था, उस टाइम पे कर दिया जाना चाहिए था। शायद डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत होंगे, अगर वैक्सीनेशन हो गया होता और उसे सीरियसली लिया गया होता तो मेरे ख्याल में बहुत चीजें कंट्रोल हो जाती हमारी, पर वो नहीं हो पाई। तो अब अगर ऐसी बातें सरकार करेगी या सोचेगी, सरकार सीरियस नहीं रहेगी, तो डॉक्टर साहब करेंगे क्या? ये डॉक्टर लोगों की टीम, इतने बेचारे डॉक्टर मर गए, उसके बाद रामदेव बकवास कर देते हैं और रामदेव को कुछ कहती नहीं है सरकार। मैं कैसे मानूं सरकार सीरियस है? रामदेव की दवाई जो कि किसी भी कीमत पे टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करती है, मेडिकली क्वालिफाई नहीं करती है, उसके साथ हमारे दो मंत्री बैठ के कहते हैं कि हाँ ये दवाई जो है ठीक है, और उसके बाद वो बकवास करते हैं। इन डॉक्टर्स के लिए 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स ने शहादत दी है, मैं तो शहादत कहूंगा उसे। उनका मजाक उड़ाते हैं वो लोग बैठ के अपनी मीटिंग्स के अंदर, और उसके बाद जो है सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। मैं कैसे मान लूं कि सरकार सीरियस है? मेरा मानना है सरकार अभी भी सीरियस नहीं है। सरकार अपनी छवि सुधारने के चक्कर में लगी हुई है, सरकार इनके सिस्टम को सुधारने में नहीं लगी हुई। अब अखबारों को आप पढ़वा, तो अब तो अखबार भी झूठ बोलने लग गए हैं। अखबार जो है पता नहीं क्या क्या लिखने लग गए हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ हुआ है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अरे गलती मानो, हमारे पास साधन नहीं थे, हमने इसको इजीली नहीं लिया, हमने लाखों लोगों की रैलियां की, हमने लोगों को मरने के लिए रास्ते में छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया इस एक साल में। जो लॉकडाउन पहला लगा था वो इसलिए लगा था कि हमारे पास सिस्टम नहीं था, ये सच बात है। चलो वो अगर वहां पे कुछ हुआ तो वो माफ किया जा सकता है, पर उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा एक साल रहा है, लगभग 8-9 महीने 10 महीने रहे आपके पास, उसमें आपने कुछ नहीं किया, और अभी फिर नई नई बातें कर रहे हैं, नई नई बकवास करना शुरू कर दिया है कि हम इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगा देंगे। अब क्या लगाओगे? अब तो हो चुका है। अब तो तीसरी वेव की जो बात कर रहे हैं, जो बच्चों पे कह रहे हैं कि अटैक करेगी, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके लिए इन्होंने ये डाटा ही ठीक नहीं देते हैं, तो आप जब डाटा, डॉक्टर साहब को डाटा नहीं मिलेगा, हाँ। तो ये आगे प्रिकॉशनरी मेजर कैसे लेंगे? बिल्कुल सोचो ना जरा। तो मैं सरकार को बहुत, मतलब इसे हाईली नॉन सेंसिबल मानता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, ये बात, आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा कि अगर वक्त रहते वैक्सीनेशन हो जाता तो शायद स्थिति आज कंट्रोल हो जाती, या फिर ये परिस्थितियां आज पहुंचती ही नहीं, यहाँ तक ये परिस्थितियां नहीं पहुंच पाती, इनको पहले ही खत्म कर लिया जाता? देखिए, मैं कौशिक जी की बातों से सहमत हूँ। हाँ। हमारे देश में जो बजटरी आउटले है, जो अलॉटमेंट है, वो सिर्फ 1% है, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। और जो दूसरी लहर आई, आप जानते हैं कि पहली लहर में मैक्सिमम केसेस 1 लाख हुए थे, दूसरी लहर में एकदम 4.25 लाख हो गए। उससे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया सारी हेल्थ सुविधाओं पे। आप अच्छे से जानते हैं कि पूरे देश में सिस्टम, इवन दिल्ली तक में, मुंबई में, हर जगह सिस्टम चरमरा गया। उससे क्या नुकसान हुआ? जैसे कि कहा गया कि हमने जैसे जो इतनी तेजी से काम करना पड़ा, बिल्कुल ठीक कहा कौशिक जी ने कि हमारे पिछली वेव में 1000 डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, और इस वेव में 420 डॉक्टर्स तो जा चुके हैं इस 1.5 महीने के अंदर।
दिल्ली अलोन में 100 डॉक्टर्स मर चुके हैं, बिहार में एक ही दिन में 50 डॉक्टर्स की डेथ हो गई। तो ये सब लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि सिस्टम कमजोर होने की वजह से जो सेवाओं को हम मुहैया नहीं करवा पाए, उससे हम पब्लिक ने बहुत सफर किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन पहले स्टार्ट होता तो शायद हम ज्यादा बच पाते, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वैक्सीन पहले जो हो गया सो हो गया, अभी तक भी हम अपनी 20 करोड़ जनता को वैक्सीनेट कर पाए हैं। और अब जैसे 25 कहा जा रहा है तीसरी लहर होगी या नहीं होगी, बच्चों को इन्फेक्ट करेगी नहीं करेगी, उसका सवाल तो बाद में आएगा। अभी 18 साल तक के लोग बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है, तो उनको सिर्फ हम बचा सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी से। उसके लिए हमें कम से कम अक्टूबर नवंबर या तब तक हमें कम से कम 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीन करना है। वैक्सीनेशन की जो 2 कंपनियां हमारी हैं, कोवैक्सिन वाली ये भारत बायोटेक और कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक स्पुतनिक आई है, तो हमारे हिसाब से और लाइसेंस अलाउ करने चाहिए थे। अब बचाव का एक ही जरिया बच गया है, एक सोशल बिहेवियर विच इज कॉल्ड कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हिंदुस्तानी भाई अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा गवर्नमेंटल लेवल पे एक वॉर फुटिंग पे, एक युद्ध स्तर पे वैक्सीन को बढ़ाया जावे। यही 2 चीजें हमें बचा सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर चावला, डॉक्टर चावला, जो ये विदेशी वैक्सीन है इस समय हमारे देश में आने, चलिए स्पुतनिक है, उसका ट्रायल भले ही हो चुका है, लेकिन अभी तक टीकाकरण हो नहीं पाया क्योंकि उतनी वैक्सीन है नहीं इस समय हमारे देश में। स्पुतनिक है, फाइजर के लिए मंजूरी मिल गई है, वो भी कुछ दिन के बाद देश में आ जाएगी। मॉडर्ना को लेकर बातें चल रही हैं। ये विदेशी वैक्सीनों को लेकर आपका रिएक्शन क्या है, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, जो फाइजर की वैक्सीन है वो बहुत ही महंगी होने वाली है। उसके लिए -80 डिग्री का कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है। आप सोच के देखिए, इंडियन कंडीशंस में गर्मियां ऊपर हैं, हमारे देश का टेम्परेचर 40-45 प्लस हो जाने वाला है, तो कैसे होगा? प्लस इज एन एक्सपेंसिव वैक्सीन। सेम इज ट्रू फॉर मॉडर्ना, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव वैक्सीन। स्पुतनिक और ये 2 जो हमारी देश वाली हैं, यही वैक्सीन हैं जो कि हमारे देश के टेम्परेचर के हिसाब से हल्की कूलिंग से 2 से 10 डिग्री में सस्टेन हो जाती हैं, तो हो सकती हैं। तो कितनी सफल ये विदेशी वैक्सीन होंगी हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ वैक्सीन का, एक नोवोवैक्स वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें इंपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो लोकल ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक है, इन पे प्रेशर कम हो, या कुछ कंपनियों को लाइसेंस और दिया जाए, और इवन पेटेंट भी, जो हमारे हिसाब से कुछ कंपनियों को जो अपना पेटेंट है, उनको वो पेटेंट भी थोड़ा सा पेटेंट राइट्स छोड़ने चाहिए, ताकि कंपनियां बढ़ाएं। बिल्कुल। यही 2 चीजें, एक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक ये वैक्सीन, यही हमारे 2 लंबे इलाज हैं। बिल्कुल। योगेश कौशिक जी, ग्लोबल टेंडर को लेकर कई सारे कंफ्यूजन है और कई सारे सवाल भी। अब अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके से ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार तो वहां पर पीछे हट गई है। अगर यही ग्लोबल टेंडर केंद्र सरकार ने निकाला होता अपनी तरफ से, तो ज्यादा फायदा हो सकता था। अब राज्य सरकारों ने अलग अलग ग्लोबल टेंडर निकाले, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, कैसे देख रहे हैं आप? अब मैं इसमें देखो, अब मैं इसको राजनीति ना मानूं तो क्या मानूं? जी बिल्कुल। जब आप पीठ थपथपाते हैं तो अपनी थपथपाते हैं। जब आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, आपने सारी चीजें स्टेट पे छोड़ दी, लेकिन स्टेट के पास कुछ भी हाथ में है नहीं जी। स्टेट, आप ऑक्सीजन आप कंट्रोल करेंगे, पैसा आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दवाई की बात हो रही है, ग्लोबल टेंडर को आप, मैं बाद में बात करता हूं, पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात कर लेते हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के रेट्स अलग अलग क्यों हैं? क्या ये सरकार इसकी जवाबदेह नहीं है? और सरकार को क्या ये कंट्रोल नहीं करना चाहिए था कि भाई आप जो भी देंगे 150 रुपए में या 250 रुपए में एक रेट देंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इससे कम ज्यादा आप नहीं करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रेट में ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग ले रही है, और प्राइवेट सेक्टर्स अलग रेट में ले रहे हैं। बताओ, ये मजाक नहीं तो और देश के साथ क्या है जी। उसके बाद बात करते हैं हम, अभी कुछ नेताओं ने भी बोला है कि जीएसटी इन पे लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स पे भी और दवाइयों पे भी। दवाई पे जीएसटी है, स्पुतनिक जो आ रही है उस पे भी जीएसटी लगा हुआ है। तो कैसे मैं ये कह दूं कि सरकार जो है बड़ी सीरियस है? सरकार ने मजाक बना दिया कोविड का मेरे हिसाब से। तो अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये स्पुतनिक है या फाइजर है, ये जो दवाइयां आएंगी ये महंगी भी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इसके बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी बोलते थे कि भाई आप ओपन कर दीजिए, उस टाइम पे इन लोगों ने उसे ओपन नहीं किया, उनका मजाक बनाया गया। इनकी ट्रोल आर्मी पूरी की पूरी उनके पीछे लग गई कि ये तो विदेशी चीजों को चाहते हैं, हिंदुस्तानी चीज तो चाहते ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये हर चीज को पॉलिटिकली लेते हैं तो उसके पॉलिटिकल फायदे और नुकसान देखते हैं। मुझे तो एक चीज और भी लगती है कि ये लोग मरे हैं बेचारे, जो रोड्स पे जिन्हें शमशान घाट नसीब नहीं हुए, उनको भी पॉलिटिकली यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये मुझे अभी नहीं मालूम,
बट करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया। अखबार ये कहता है कि कई जगह पे हिंदू जो हैं, हिंदुओं के यहाँ दफनाने का सिस्टम है। बताओ, ये मतलब ये मजाक नहीं तो और क्या है। इसके अलावा दवाइयों के बारे में रामदेव जैसा आदमी साइंस को नकार देता है। उसको जो उनका व्यापारी है, वो व्यापारी उन्होंने ही बनाया, इस सरकार ने बनाया है। 10,000 करोड़ का बिजनेस है उस आदमी का। वो 10,000 करोड़ का बिजनेस जब कर रहा है वो, और वो बीच में टीवी पे बैठता है और 2 मंत्री उसके बगल में बैठते हैं, तो मुझे लगता है चावला साहब को तो दुनिया नकार देगी। जबकि साइंस जो है वो चावला साहब की है, उनके पास साइंस है नहीं, उनको किसी ने अप्रूव किया नहीं है। उसके बाद सरकार फिर उसके बाद अगली बातें करेगी। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, ये लगाएंगे, अरे जब जरूरत थी तब लगाने चाहिए थे। अब तो हो चुका, जो होना था वो तो हो गया अब। ठीक है, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं सैल्यूट करता हूं हमारे डॉक्टर्स को, ठीक है, जिन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया और इन्होंने बचा दिया देश को, वरना सरकार ने लोगों को मरने के लिए रास्ते में छोड़ दिया था। बिल्कुल स्पष्ट है मेरा सोचना। और अभी जो इन्होंने किया है, ग्लोबल टेंडर स्टेट्स ले रही हैं, कर रही हैं, उनको देखना अलग अलग रेट्स मिलेंगे। आप फिर करप्शन की बातें आएंगी, और करप्शन की बातें तो अभी खुलेंगी, आप देखना तो सही। ये करप्शन नहीं तो क्या है कि आपने 2,000 करोड़ के वेंटिलेटर खरीदे और वो काम नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कोई नहीं देगा। अल्टीमेटली ये देखना, नाटकबाजी कर करा के सारा का सारा ठीकरा दूसरों पे फोड़ देंगे। डॉक्टर्स पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि हमने तो जी वेंटिलेटर भेजे हैं। इनकी खुद की स्टेट में, बिहार की स्टेट में इन्होंने वेंटिलेटर भेजे हैं, पर वो जो है काम नहीं कर रहे हैं। और जो इनकी कैंटीन है उसके ऊपर वो ढक के उनको छोड़ा हुआ है। बताओ, ये मजाक नहीं तो क्या है लोगों के साथ? और लोग मर रहे हैं, मतलब वेंटिलेटर ना होने की वजह से मर रहे हैं लोग, और वो वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास इक्विपमेंट है और इक्विपमेंट चलाने वाला नहीं है, आप कैसे चलेगा? उसके अंदर एक बिना 5 रुपए का फ्यूज एक लगता है, वो फ्यूज ना होने की वजह से वेंटिलेटर नहीं चल रहा है। उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम होता है वो नहीं पहुंचा है, इसलिए वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। और अब जो है ना, सरकार ने एक रिपोर्ट बनाने के लिए अपने डॉक्टर भेज दिए हैं। वो रिपोर्ट नाटकबाजी कर करा के, वो जहां पे इनकी स्टेट होगी वहां पे तो कह देंगे जी सब ठीक ठाक चल रहा है, जहां इनकी नहीं होगी वहां पे ठीकरा फोड़ देंगे सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इन सारी फंगस को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है, दवाई इनकी कैसे होगी? दवाई, इनका इलाज कैसे किया जाएगा? क्योंकि कोरोना है, कोरोना का तो कोई इलाज ही नहीं है, खैर लाइलाज बीमारी है उसको, इसलिए कहा जा रहा है। अब ये जो फंगस है, इसको लेकर देश में कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि इस समय काम कर रही है, काम कर भी रही है, या फिर नहीं कर रही है, या फिर उनकी कमी भी सामने आ रही है? मैं डॉक्टर एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ सवाल इसी में, कि इसका प्रिकॉशनरी मेजर और क्या हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ। कौशिक जी, पहले तो मैं कौशिक जी का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने बार बार हमारे कोरोना वॉरियर्स को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया है, जिसमें कोई शक नहीं, वो आज भी लगे हुए हैं और मरते दम तक काम करेंगे। हालांकि रामदेव लोगों ने काफी उनको हतोत्साहित किया है और काफी हर्ट भी किया है, लेकिन तब भी हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब आ गया मैं ब्लैक फंगस पे। ब्लैक फंगस जिसका मैंने बताया, ये म्यूकोरमाइकोसिस है बचने का, और जो व्हाइट फंगस है वो फेफड़ों का होता है, जिसमें सांस में घुटन होती है और साथ में पेशेंट को फेफड़ों में, एचआरसीटी में धब्बे आ जाते हैं, तो वो सब देखना भी जरूरी होता है। लेकिन ये सब बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना चाहिए और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जहां ईएनटी स्पेशलिस्ट भी हो, आई वाला भी हो, सर्जन भी हो, एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, डेंटिस्ट भी हो, क्योंकि ये कंडीशंस इतनी डेंजरस हैं कि अगर बहुत जल्दी दवाई ना मिले तो बहुत जल्दी आंख का निकालने का नंबर भी आ जाता है, आंख का डेरा निकालना पड़ता है, और मृत्यु दर इनकी, तीनों फंगस की मृत्यु दर 45 to 50%, यानी कि हर 2 में से 1 आदमी का बचाना मुश्किल हो सकता है। तो इसका तो प्रिवेंशन ही इलाज है। नंबर 1, अपना शुगर का ख्याल रखो। नंबर 2, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, थोड़ा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करो, चाहे आप ठीक हो भी गए हों। और तीसरा, आप हमेशा ख्याल रखिएगा सफाई का, नमी की जगह बचाइए। फंगस वहां ज्यादा होते हैं जहां नमी होती है। और तीसरा, अपनी एक्सट्रीम हाइजीन, आसपास की चीजें ठीक हों, पेड़ पौधे कम हो, पेड़ पौधे थोड़ा कम हो। और तीसरा, और इसके अलावा जरूरी है कि डबल मास्क जरूर पहनिएगा, पेशेंट भी और अटेंडेंट्स भी। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम आवें, जैसे ब्लैक फंगस में नाक के आसपास कुछ धब्बे आ जाते हैं, कोई हाफ हेडेक होता है और नाक बंद हो जाती है, नाक से कोई काला फ्लूइड आ सकता है, नाक से कोई खून आ सकता है, ऐसे सिम्टम हो तो आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल को रिपोर्ट करो। और पेशेंट का ट्रीटमेंट घर में नहीं हो सकता, छोटे नर्सिंग में नहीं हो सकता, बड़े अस्पताल में हो सकता है।
दवा सिर्फ एक ही है, एम्फोटेरिसिन बी, जिसका शॉर्टेज देखने को मिल रही है। उसका भी मैं सरकार को सुझाव दे दूंगा कि उसको सिर्फ सीधा हॉस्पिटल को सप्लाई किया जाए, इसको ओन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बंद कर दिया जाए, ताकि ये नहीं कि मरीज घूमते रहते हैं और दवाई की कालाबाजारी शुरू हो जाती है, ऐसा ना हो। अगर शॉर्टेज है तो इसको इंपोर्ट किया जाए। ये कमियां हमें बहुत जल्दी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग बहुत भयभीत हैं। तो आपके दर्शकों को मैं दोबारा आश्वासन देना चाहता हूं कि आम आदमी मत डरे। आम आदमी को ये नहीं हो सकता, आम आदमी को कोरोना हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है, लेकिन ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस नहीं हो सकता। वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज को है, या वो डायबिटिक्स हैं, या इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या उनको स्टेरॉइड से कोई और नुकसान हुए हैं, उसका अगर वो ख्याल रखें तो आम जनता किसी किस्म के इन तीनों फंगस से बच सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर चावला बहुत शुक्रिया, योगेश कौशिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय की कमी है क्योंकि कोरोना लगातार फैलता जा रहा है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, अलग अलग वेरिएंट इस समय फंगस के देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक दवा है, उसकी भी शॉर्टेज इस समय देश में चल रही है। सरकार यहाँ से पल्ला झाड़ लेती है पूरी तरीके से। अगर जहां पर क्रेडिट लेने का नंबर आता है तो केंद्र की सरकार क्रेडिट लेती है, लेकिन जहां पर मदद करने का नंबर आता है तो ठीक राज्य सरकारों पर फोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।